नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि अपना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट सभी भर्ती परीक्षाओं की अपडेट भी निश्चित है और ये सभी भर्ती परीक्षाएं अपने जनवरी तक इनकी डेट आ चुकी है कि जनवरी तक ये कंप्लीट सभी भर्ती परीक्षाएं हो चुकी होगी। तो उसी क्रम में अब हम जो अपने रीट मेंस के आधार पर या अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के आधार पर जो व्याकरण या काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे दोस्तों, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं जो आगे का सिलेबस है वो स्टार्ट कर चुके हैं। कल की कक्षा से हमने हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, और कल हमने वो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसको लेकर, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन को लेकर, जिसको लेकर सभी हिंदी के विद्वान एक मत थे, उसका हमने कल डिस्कस किया था, उसको हमने पढ़ा था। तो दोस्तों आप सभी से यही अनुरोध है, अपनी कल की कक्षा को सभी जरूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट आपकी कक्षा है। अर्थात कल की क्लास से हर भर्ती परीक्षा में लगभग 15 से 20 प्रश्न आने वाले हैं जो अपना हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड उससे आधारित था दोस्तों। अब आज का अपना जो टॉपिक है दोस्तों, वो हम पढ़ रहे हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो प्रारंभ था वो किस विद्वान से हुआ, या उसके मुख्य जो हिंदी साहित्य के इतिहास वेत्ता है वो कौन कौन से थे, या हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की पहल किस क्रम में हुई। तो उसी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सभी से अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल के प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित करते हुए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें कि वो इसको अपने इस चैनल को विजिट करें, इसे देखें और उन्हें लगे कि वास्तव में भर्ती परीक्षाओं के लिए यहाँ जो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैटर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो भर्ती परीक्षाओं के लिए कितना उपयोगी है। अगर आपको लगे कि वास्तव में उपयोगी है तो आप पढ़े दोस्तों, अन्यथा आपकी इच्छा के अनुसार आप चले। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेखन का आरंभ कब से हुआ, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का आरंभ करने वाला पहला विद्वान कौन सा था, और हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में हमें देखना है कि उसको लिखने का क्रम था वो किस क्रम से स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ किया है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति, यानी कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में विद्वानों ने कौन सी पद्धति का उपयोग किया, उसे आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखिए, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में सबसे पहले इतिहास वेत्ताओं ने जिस पद्धति को अपनाया वो थी वर्णानुक्रम पद्धति। दोस्तों वर्णों के आधार पर इतिहास का लेखन, अर्थात उन्होंने जैसे क वर्ण वाला जो विद्वान था, जो कवि था, वो सबसे पहले, और आगे के जो अपने है वर्ण वाला विद्वान या कवि सबसे, और इस वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले जो विद्वान थे जिन्होंने इस पद्धति के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले जो इतिहासकार थे उनमें थे गारसा दे तासी जो एक फ्रेंच विद्वान थे, और अपने शिव सिंह सेंगर। इन्होंने सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति का जो कार्य है वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनाया। इन्होंने क वर्ण से नाम जिस कवि का प्रारंभ हो रहा है उसे सबसे पहले है वर्ण वाले को अंतिम, इस तरह वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर लिखा, जो कि गलत था। क्योंकि जैसे माना कि केशव दास है या अपने अन्य और के वर्ण से जो किसी कवि का नाम आता है जिनको अंत में लेना चाहिए, अर्थात जिसका जन्म काल अंत का है लेकिन वर्णानुक्रम में के नाम से स्टार्ट होने की वजह से कबीर और केशव जैसे कवि है उन दोनों को इन्होंने एक ही साथ वर्णित कर दिया। तो इनके हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में
ये वर्णानुक्रम पद्धति में ये सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णों के साथ कवियों का नाम लेखन कार्य किया। तो क वर्ण से जैसे कबीरदास और केशवदास को एक साथ ही ले लिया, जैसा कि कबीरदास अपने भक्ति काल के संत काव्य धारा के कवि थे, जबकि केशवदास रीति काल की काव्य धारा के कवियों में आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहां थोड़ा सा हमें इस वर्णानुक्रम पद्धति में जो समस्या थी वो इस प्रकार की थी कि इसमें कवियों का नाम तो एक जगह मिल गया उनका वर्णों के आधार पर, लेकिन उनका काल क्रम आदि का यहां कोई ज्ञान नहीं था। इसी क्रम में अपनी जो दूसरी पद्धति को अपनाया दोस्तों वो थी आपके कालानुक्रम पद्धति, यानी कि काल के अनुसार, समय के अनुसार विद्वानों को लेना, कवियों को लेना। इस पद्धति को अपनाने वाले इतिहासकार थे दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने यह कार्य किया दोस्तों। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया दोस्तों अपने इतिहास वर्णन में। ये पद्धति है वो वर्णानुक्रम पद्धति से सही थी, ठीक थी दोस्तों। इस क्रम में इन्होंने काल के अनुसार कवियों का विभाजन किया कि जो जिस काल का कवि है उसे उसी काल में रखा। तो ये पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति से सही थी। और तीसरी जो पद्धति अपने इतिहास लेखन की वो थी वैज्ञानिक पद्धति। इसको अपनाने वाले विद्वान थे गणपति चंद्र गुप्त। इन वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, क्रमबद्ध और जो सटीक निरीक्षण परीक्षणों के आधार पर इन्होंने कवियों को लिया, उनका परीक्षण किया कि किस कवि का काल कौन सा है। इसके आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कवियों को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया। और दोस्तों इसी क्रम में जो सबसे सही और अच्छी, अब दोस्तों इसी क्रम में जो अपने इतिहास लेखन की चौथी पद्धति है वो है आपके विदेहवादी पद्धति। ये सबसे सही और सटीक पद्धति थी दोस्तों। इसमें काल क्रम के अनुसार देशकालिक वातावरण या रचनाओं की जो स्थिति है उसको भी विद्वानों ने समझ के लिखा। और इस पद्धति से लेखन करने वाले जो इतिहासकार थे दोस्तों वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और विदेहवादी पद्धति से लिखने की वजह से इनका इतिहास लेखन सबसे सही माना गया। इसमें कालानुक्रम का और साथ में रचनाओं के विषय को भी देखा जाता कि वो कौन सी देशकालिक परिस्थिति में लिखी गई रचनाएं थी दोस्तों। सबसे पहले इस पद्धति को तेन महोदय ने अपनाया, तो उसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए ये चार पद्धतियां सबसे प्रचलित थी। पहले वर्णानुक्रम पद्धति जिसके अनुसार लिखने वाले विद्वान थे आपके गारसादे तासी और शिव सिंह सेंगर। फिर कालानुक्रम पद्धति, इसके अनुसार लिखा ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। फिर आपके वैज्ञानिक पद्धति जिसके अनुसार लिखा गणपति चंद्र गुप्त ने। और विदेहवादी पद्धति जो सर्वप्रसिद्ध पद्धति और सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी जिसके अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए दोस्तों इसी क्रम में अपना अगला जो टॉपिक आज का, इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, यानी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की परंपरा कब से आरंभ हुई और हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले पहले विद्वान, पहले कवि कौन थे। तो आइए दोस्तों इसको हम देखते हैं। और हिंदी साहित्य यूं कहे कि हमारे ये हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य ही हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान गारसादे तासी द्वारा हुआ दोस्तों। हमारे हिंदी का दुर्भाग्य है ये कि किसी हिंदी के विद्वान द्वारा ये पहल नहीं की गई। तो हमारे यहाँ न होकर ये फ्रांस के विद्वान गारसादे तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा और उनकी रचना का नाम था द वर्नाकुल द इस्तुआर दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो इस नाम से उन्होंने अपनी रचना को लिखा और ये फ्रांसीसी भाषा की रचना थी। तो देखिए
रचना थी इस्तवार दे ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये गारसा दे दासी की रचना थी दोस्तों। इसको दो भागों में लिखा इन्होंने, जिसमें पहला भाग 1839 ईस्वी में जबकि दूसरा भाग 1847 ईस्वी में लिखा इन्होंने। ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पहली पहल थी दोस्तों, जो इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसी क्रम में दूसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान थे आपके तजकिरा-ई सुएराई हिंदी, ये लिखने वाले थे मौलवी करीमुद्दीन, जिनका लेखन कार्य था 1848 ईस्वी। इन्होंने अपनी रचना तजकिरा-ई सुएराई हिंदी ये मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में लिखी दोस्तों। इसी क्रम में हमारे हिंदी के विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया शिव सिंह सरोज नाम से लिखा गया, शिव सिंह सरोज, और इसके लेखक थे शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने 1883 ईस्वी में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा दोस्तों। इसी क्रम में अपने चौथे क्रम पर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखो दोस्तों, जो पूर्व में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें इन्होंने कोई काल का विभाजन आदि नहीं किया था। पहली बार काल विभाजन आदि का कार्य यहाँ अपने जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा किया गया, और इनके हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य जो किया गया वो सन 1889 ईस्वी में किया दोस्तों। इसी क्रम में अगला जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य किया था वो किया था अपने मिश्र बंधुओं द्वारा। तो इनकी रचना का नाम था दोस्तों मिश्र बंधु विनोद, और मिश्र बंधु विनोद जो रचना वो मिश्र बंधुओं की थी, और इसको दो भागों में इन्होंने लिखा। प्रथम जो 4 खंड थे इसके, तो प्रथम 3 खंड तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए, और इसका जो चौथा खंड है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ दोस्तों। जो अपने जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की रचना थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये अपने बड़ी प्रसिद्ध रचना थी। ये पूर्व में लिखी गई रचनाओं से अच्छी थी, सही थी, सटीक थी, और इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वो थी कालानुक्रम पद्धति। इस आधार पर इन्होंने काल विभाजन भी किया था दोस्तों, और इसी पद्धति का अनुसरण किया मिश्र बंधुओं ने, और मिश्र बंधुओं ने भी अपने इतिहास ग्रंथ को कालानुक्रम पद्धति के आधार पर ही लिखा। इन्होंने भी काल विभाजन किया था दोस्तों, यानी कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास विवरणन था, काल विभाजन था, उससे अच्छा काल विभाजन मिश्र बंधुओं का था। इसी क्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो पुस्तक 5वें नंबर पे अपने जो लेखन कार्य किया वो थे अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और इनका ये हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। ये विदेहवादी पद्धति से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कार्य था, और इनका लेखन कार्य इतना सही और सटीक अच्छा माना जाता है दोस्तों कि इनके बाद के कवियों ने ये निके प्रकारण थोड़ा बहुत हेर फेर करके इनके द्वारा लिखे गए इतिहास का ही अनुसरण किया है। इसी क्रम में 7वें स्थान पर अपना जो इतिहास लेखन का कार्य जिस रचना है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य की रचना है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास रचना है, और इसका लेखन कार्य हुआ 1938 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले बहुत अधिक विद्वान है दोस्तों। सबने
कुछ हेर फेर करके वही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जो इन विद्वानों ने लिख रखा है। लेकिन यहाँ हम कुछ मुख्य विद्वानों का विवरण ही पढ़ेंगे जो अक्सर भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, जिनके बारे में पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले राम कुमार वर्मा थे और इनका रचना काल था 1938 ईस्वी। इसी क्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का कार्य आगे करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर 3 रचनाएं लिखी दोस्तों, जिसमें पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका रचना काल 1940 है दोस्तों, जिसका रचना काल है 1940। और फिर 2 रचनाएं और लिखी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये रचनाएं दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में या हिंदी साहित्य के इतिहास की ये आलोचनात्मक पद्धति है, इसके लेखन कार्य में सबसे प्रसिद्ध कोई विद्वान है दोस्तों, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर ये 3 रचनाएं लिखी गई। हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1940 में लिखी गई और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोस्तों 1952 में लिखी गई। इसी क्रम में कई विद्वानों ने मिलकर हिंदी नागरी प्रचारणी सभा है, उसके तहत काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। बृहद यानी बड़ा। और इस बृहद इतिहास को इन्होंने 18 भागों में प्रकाशित करने का प्रयास किया दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए। ये 18 खंडों में लिखा गया एक विस्तृत हिंदी साहित्य का इतिहास है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसके लेखन कार्य को किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ ये, और इसके 18 खंडों में से मात्र 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए थे, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वो था 1953 ईस्वी। इसी क्रम में अगला हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, और इसके लेखन कार्य को किया दोस्तों आपके नलिन बिलोचन शर्मा ने, नलिन बिलोचन शर्मा, और इनका ये प्रकाशन वर्ष था 1960 ईस्वी। तो इस प्रकार अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का कार्य चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। इसी क्रम में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया दोस्तों, और इनका रचना काल या यूं कहे कि प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। ये 2 भागों में प्रकाशित किया इन्होंने गणपति चंद्र गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसी क्रम में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इस नाम से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो थे डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी था। इसी क्रम में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से हिंदी साहित्य की रचना लिखी सुमन राजे। सुमन राजे महिला ने, विदुषी ने, जिनका रचना काल था या प्रकाशन वर्ष 2003 ईस्वी दोस्तों। सुमन राजे द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक थी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये आधा ही इतिहास लिख पाई थी दोस्तों। इसी क्रम में भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, इस नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना लिखी डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा, और ये 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ मुख्य विद्वानों द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कार्य किया गया या उनकी जो रचना है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई आदि हमने यहाँ देखी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट है, महत्वपूर्ण है। हर भर्ती परीक्षाओं में 2 से 5 प्रश्न इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं कि किस विद्वान द्वारा कौन सी रचना लिखी गई या उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है आदि
पूछा जाता है, या किस विद्वान ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इसी को लेकर है। आप ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप अच्छी तरह पढ़े, और कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट से पूछे और समाधान पाए। दोस्तों अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन आज हम यहाँ जो सबसे अधिक भर्ती परीक्षाओं में पूछी जाती है वो परिभाषा हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इन्होंने कहा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, कोई भी देश है वहां का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब अर्थात जनता की चित्तवृत्ति से जुड़ा होता है, और तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी क्या होता रहता है, परिवर्तन। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुरू से अंत तक उनकी चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य इतिहास से उनका संबंध बताते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्रिया को दिखाना होता है, वही कहलाता है दोस्तों साहित्य का इतिहास। जैसे कि कहा भी जाता है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब अर्थात साहित्य समाज का दर्पण होता है, और साहित्य से इतर साहित्य से अलग कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसी क्रम में ये आपके जो परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही है। आप अपने सभी दोस्तों को आप शेयर करें और उन्हें पढ़ने के लिए फ्री में संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस रचनाएं और अपने व्याकरण और काव्य शास्त्र पढ़े। अपना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट पढ़े और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और अपने चैनल के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करते रहें, हमारा उत्साह वर्धन करते रहें। धन्यवाद।